नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिक्षक क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में, जहां अभी तक हम आपको 5 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और उन प्रैक्टिस सेट में अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। जिसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है। तो देखो, आवर्धन क्षमता का दो सूत्र होते हैं और कब पूछा गया है तो आरआरबी एएलपी 24 नवंबर सन 2024 में पूछा गया है। तो इसके दो सूत्र होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अवतल दर्पण के बारे में और उसमें लेने वाली जो हम कैसे कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दूरियों को लेते हैं। तो आप जानते हैं, देखो ये है यहाँ पे एक अवतल दर्पण और ये है पोल यानी ध्रुव। और ध्रुव से जब उत्तर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं दूरियों को तो उनको लेते हैं नेगेटिव दूरी। यानी जैसे यहाँ से अगर एक्स डैश पर अगर कोई वस्तु रखी है तो उसकी दूरी को लेते हैं -u। और जब इसी की वस्तु की दूरी कोई प्रतिबिंब यहाँ पर बनना है तो इसको लेंगे माइनस के बी के कारण बी से। अगर मान लो किसी वस्तु को ए बी को सीधा खड़ा करते हैं तो उसकी ऊंचाई को लेते हैं हम प्लस, और जब नीचे को बनते हैं तो उसकी ऊंचाई को लेते हैं हम नेगेटिव। अब यहाँ से हम दाएं हाथ की तरफ यानी राइट हैंड साइड को हम पॉजिटिव दूरी लेंगे। मान लो यहाँ से अगर इसका प्रतिबिंब इधर बनना है तो इसके प्रतिबिंब बी को लेंगे पॉजिटिव। अब आई आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता का देखो सूत्र होता है एम बराबर, यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में अभी पेन नहीं है। मैं अभी जल्द ही एक वो पैड और पेन मंगाया है जिसके बाद में हम थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे हाथ से लिखा करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको केवल मुंह से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में पेन उपलब्ध नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आपने पुरानी जो सेट कराए हैं मैंने प्रैक्टिस सेट वो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या हमारे चैनल पर विजिट करें, उसको सब्सक्राइब करें और हमारी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ पे जाके देखें। तो अब यहाँ पे मैं एक चित्र बना के लाया हूँ बहुत ही बेहतरीन। अगर आपने ये याद कर लिया तो आप 100% कभी नहीं भूलेंगे और आगे भी मैं इसी आधार पर थ्योरी की क्लास लाऊंगा। जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है अवतल दर्पण, यहाँ इधर से अगर प्रकाश डालेंगे तो परावर्तित होकर इधर ही आएगा। ये है कोऑर्डिनेट वाली साइड और इधर इसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। ये है पोल, तो ये है इसका वक्रता केंद्र, ये है अनंत। मान लो अगर कोई वस्तु मैंने ए वस्तु अनंत पर रखी है तो अवतल दर्पण में आपको ध्यान रखना है, अवतल दर्पण में सदैव वस्तु अगर फोकस से अनंत की तरफ रखी है तो उनका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और सब छोटा बनेगा। तो अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो वस्तु जब अनंत पर रखी जाती है तो सदैव उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है उल्टा और फोकस पर, लेकिन वस्तु से छोटा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है, यानी मान लो वस्तु बी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में और वस्तु से छोटा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा और वस्तु के बराबर साइज का ही बनेगा। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। अगर वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है तो उसका वस्तु का जो इमेज बनेगा वो बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, और वस्तु से कैसा बनना है, ये बड़ा बनना है। अगर वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो सबसे बड़ा बनेगा और कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अगर वस्तु पोल और फोकस के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा लेकिन सबसे बड़ा नहीं। ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ मैंने दूरी दे रखी है, अगर ध्रुव से इधर लेंगे तो जो u लेंगे वो नेगेटिव लेनी पड़ेगी, b भी नेगेटिव लेनी पड़ेगी और फोकस नेगेटिव लेना पड़ेगा, और जो आवर्धन क्षमता है वो नेगेटिव भी आएगी पॉजिटिव भी आएगी। आवर्धन क्षमता कब पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव आएगी जब यहाँ से जब ये वाला सीधा बनेगा, नेगेटिव आएगी जब ये उल्टा बनना है। तो देखो यहाँ स्पष्ट देख रखा है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसने ये नहीं बोला कि इसकी
इसकी जो वक्रता केंद्र से दूरी पोल की है वो 20 सेंटीमीटर है। उसने केवल ये बोल दिया उसकी वस्तु कहाँ रखी है, 20 सेंटीमीटर दूर रखी है और उसका इमेज कहाँ बनना है, वक्रता केंद्र पर। तो जब वक्रता केंद्र पर इमेज बनता है तो वस्तु भी वक्रता केंद्र पर ही रखी जाती है। तो अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इमेज की भी 20 और वस्तु की भी 20। अब सूत्र होगा m बराबर माइनस के b अपॉन u, अर्थात 20 से 20 कट जाएगा और आंसर आएगा 1 नेगेटिव में। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आई तो आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं प्लीज। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन्स का सामान्य सूत्र है। तो देखो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, लेकिन यहाँ देखो यहाँ ध्यान रखना कि ALKE आ रही है तो होगा सूत्र CnH2n, जबकि अगर एक E की जगह पे A आ जाए तो एल्केन हो जाएगा और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n+2। ये पूछा गया है RRB ALP 25 नवंबर सन 2024 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखो यहाँ दे रखा है एल्कीनों का सामान्य सूत्र है CnH2n, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में दे रखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी बेस्ड हम थ्योरी की क्लास शुरू करेंगे जल्दी ही 4 से 5 दिन बाद। अभी मेरा डिजिटल जो मैंने पैड और पेन बनाया है वो आने वाला है, उसके बाद चालू करेंगे। इसके साथ ही आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य की दर को ज्ञात करने के में सहायक होती है। तो देखो किए गए कार्य की दर को कहते हैं हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। अर्थात किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में कितना कार्य किया गया वो उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। यानी कि अगर एक व्यक्ति के द्वारा 20 ईंट 1 सेकंड में उठाई गई तो उसकी जो शक्ति हो गई वो हो गई 20 ईंट प्रति सेकंड, तो उसको कहेंगे हम शक्ति। यहाँ देखो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को हम शक्ति कहते हैं। इसका सूत्र होता है P बराबर W/T और शक्ति का मात्रक होता है वाट। यहाँ अगर 1 सेकंड में 1 जूल कार्य कर रहा है कोई मशीन तो उसका 1 वाट बराबर हो गया 1 जूल प्रति सेकंड। यहाँ 1 किलो वाट अगर पूछा जाए आपसे तो 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट या 1000 जूल प्रति सेकंड। आगे है कार्य का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ देखो संवेग का मात्रक क्या होगा, संवेग होता है P बराबर mv अर्थात किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल और कार्य का मात्रक B जूल होता है, तो इसका राइट आंसर होगा B। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन और त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। G बराबर क्या होता है या A बराबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका त्वरण का विमा बहुत पूछा जाता है, विमा होती है L_T-2। अगला है इसकी राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है। अर्थात अगर कोई उपकरण है और उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उसमें जो धारावाही चालक है वो गति का उपयोग नहीं करेगा। देखो विद्युत मोटर होती है इलेक्ट्रिक मोटर उसमें रोटर घूमता है, तो रोटर क्या करता है, रोटर गति का उपयोग करता है। गति के कारण भी क्या करता है जो उसको यानी कि वो क्या करता है जो लाइट जो ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्यों, क्योंकि चालक की गति का यूज करता है वो। ऐसे विद्युत जो पंखा होता है वो विद्युत का उपयोग किसमें करता है, यांत्रिक ऊर्जा में। जबकि हीटर क्या करता है, हीटर करता है विद्युत का उपयोग ऊष्मा में, यानी ऊष्मा जनरेट करके क्या होता है विद्युत चालू करता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि विद्युत हीटर उपयोग नहीं करता है गति का। आगे क्वेश्चन नंबर 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R है। R ये देवनागरी में लिखा गया है, R ओम है। 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध पूछ रहा है। तो तार का प्रतिरोध का सूत्र होता है देखो R बराबर रो L/A, यानी रो क्या है, रो है यहाँ पे प्रतिरोधकता, L तार की लंबाई और R प्रतिरोध, ये है तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखो सूत्र, इससे हम क्या करेंगे, हमें केवल R और L चाहिए, तो इन दोनों को हम क्या मान लेंगे कांस्टेंट। तो R1/L1 बराबर हो जाएगा R2/L2। L1 बराबर 10 मीटर दे रखा है, L2 बराबर 5 मीटर, R2 हमें निकालना है, R1 हमारा R दे रखा है। तो R1 की जगह पे R रखेंगे यहाँ पे इस सूत्र के लिए यहाँ पे, और L1 की जगह पे 10, R2 की जगह पे हमें ज्ञात करना है, L2 की जगह पे 5 से काट देंगे 5 दूनी 10, तो R2 बराबर आएगा
0.5 R, यानी 2 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो इसमें 0.5 R आ जाएगा R2 का मान। तो इसका राइट आंसर होगा 0.5 R ओम। अब है अगला, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी छायामितीय छाया देखते हैं। अर्थात इसका मतलब है कि अगर कोई वस्तु है आपके पास में, मान लो आपके पास में कोई लकड़ी का स्टैंड है और उसमें आपने टॉर्च डाली तो उस पर छाया बनेगी। तो क्यों बनेगी? तो क्यों बनती है? क्योंकि जो छाया है वो किसी वस्तु द्वारा प्रकाश के विक्षेपण के द्वारा बनेगी, या प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करने के कारण, या प्रकाश के विवर्तन के कारण, या प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो देखो, परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन कहते हैं कि जब प्रकाश को जिस सतह पर, किसी सतह पर डाला जाता है तो उससे परावर्तित होकर लौट आए तो उसको कहेंगे परावर्तन। विवर्तन कहते हैं, मान लो कोई एक छड़ है और छड़ से टॉर्च से प्रकाश डाला तो वो उसके किनारे से होकर मुड़ जाएगा, उसको कहेंगे विवर्तन। लेकिन प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है जिसके कारण हमारी छाया बन जाती है। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है, जिससे क्या होता है? प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है और प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। देखो, एनसीईआरटी बेस्ड पर मैं अभी थ्योरी की क्लास स्टार्ट करूंगा कुछ दिन बाद, 4 से 5 दिन बाद। अगर आपको, मैं गारंटी के साथ में, अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो ग्रुप डी की, तो जितने की, जैसे एएलपी में 20 क्वेश्चन आते हैं साइंस के और टेक्नीशियन में 40 और ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन, मैं गारंटी के साथ में ये कह सकता हूँ आप फुल में फुल करके आएंगे अगर आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे। तो जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना, केवल आपको मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि जो नोटिफिकेशन पहुंचे, जो वीडियो डालें वो आप तक तुरंत पहुंचे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा तापमान। जो तापमान होता है वो सरीसृप जो होते हैं उनके लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कब पूछा गया है? आरआरबी एएलपी 25 नवंबर सन 2024 में पूछा गया है। आगे है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अगर किसी वस्तु को आसमान से छोड़ दें और वो मुक्त रूप से नीचे धरती पर गिर रही है तो गिरने पर क्या होगा? क्या उसके वस्तु का वेग घट जाएगा, या द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान घट जाएगा, या वस्तु का वेग बढ़ जाएगा? देखो, एनसीईआरटी में बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेन किया गया है कि जब वस्तु मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है, यानी कि त्वरण का क्यों? क्योंकि वस्तु को जो पृथ्वी वो अपनी यार आकर्षित करती है, लेकिन यह जो त्वरण है इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो जब द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा तो द्रव्यमान का ये दोनों तो गलत हो गए, यानी इनका तो मतलब है ही नहीं है। अब वस्तु खोखली हो या ठोस, बड़ी हो या छोटी, एक ही दर से नीचे आएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि गिरते समय वस्तुओं की जो गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात अगर वस्तु कोई सीधी गिर रही है तो ऐसा नहीं होगा कि इधर गिर रही है तो इधर भग जाए, इधर भग जाए, नहीं, केवल सीधी दिशा में गिरेगी और पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होगा, अर्थात वेग में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा विशाल वस्तु का वेग बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपनी आकर्षण के कारण उसको, आकर्षण बल के कारण उसे आकर्षित कर रही है, जिससे कि उसका वेग बढ़ जाएगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, श्रम का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर किसमें होता है? तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है एक कुश के और बहुकुश के दोनों ही जीवों में होता है, ये देखने को मिलता है। ये पूछा गया है 25 नवंबर सन 2024 के पेपर में। आगे है, कॉपर के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि धातुओं को शुद्ध किया जाता है किस प्रकार से, तो धातुओं को, पहली बात आपको ध्यान रखना है कि विद्युत अपघटन के द्वारा धातुओं का शुद्ध किया जाता है। और धातुओं को जब शुद्ध किया जाता है तो शुद्ध धातु प्राप्त होती है किस पर? तो शुद्ध धातु प्राप्त होती है एनोड, कैथोड पर, और अशुद्ध धातु प्राप्त होती है एनोड पर। और कॉपर के, देखो कॉपर का जो ये विद्युत अपघटन है एनसीईआरटी में बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेन किया गया है। एनसीईआरटी बेस्ड पर ही हम क्या करने वाले हैं, थ्योरी की क्लास चालू करने वाले हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में साझा करें। अपना राय या आपको जो कमी लगती है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि हम
उस पर अमल कर सकें। ठीक है, देखो यहाँ इसका एक्सप्लेन बहुत बेहतरीन है कि तांबे का विद्युत अपघटन परिष्करण, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कैथोड और ये है एनोड। यहाँ पे जो ये जल भरा हुआ है जलीय अम्ल, ये अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो यही पूछा गया कि कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य है, इसमें कॉपर के विद्युत अपघटन में। शुद्ध तांबे की पट्टी पर कैथोड प्राप्त, मतलब शुद्ध जो तांबा है वो कैथोड पे प्राप्त होता है और अशुद्ध तांबा एनोड पे प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। आगे चलते हैं। जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर मान लो बस में आप बैठ के जा रहे हैं और बस वाला अचानक से ब्रेक लगा दे तो आप आगे की तरफ झुक जाएंगे, अर्थात आप आगे की तरफ गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका कारण होता है कि जब बस चल रही होती है तो बस के